नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किंशुक सोनी, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। आइए आज हम महामारी जो कोरोना महामारी चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। और अब से मैं इस महामारी के विषय में केवल आयुर्वेद परिवेश में ही बात करूंगा। तो आइए थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये महामारी हुई क्यों, क्योंकि इसके पहले भी महामारी हो चुकी है। अपन एक कोरोना महामारी के बारे में एकदम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले का इतिहास उठा के देखिए आप, हर 100 साल के आसपास लगभग कोई ना कोई महामारी आई ही आई है और महामारी बहुत विस्तृत रूप में फैली है। तो ये महामारी क्यों होती है, इसके बारे में एक्चुअली आचार्य चरक, आप मेरे पहले वीडियो में अगर देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि आचार्य चरक मेडिसिन के जनक हैं। मेडिसिन के जैसे आचार्य सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी है, सर्जरी के जनक है। सर्जरी आयुर्वेद की ही देन है जो आज पूरे विश्व में है। आप कहीं भी पता कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो आचार्य चरक जिन्होंने मेडिसिन के जनक हैं, उन्होंने अपनी चरक संहिता बुक में विमान स्थान के 30वें अध्याय में जनपदोध्वंस का वर्णन किया है। जनपदोध्वंस यानी कि बहुत सारी मात्रा में लोगों का किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होकर के उनकी मृत्यु होना और पीड़ित होना, इसको जनपदोध्वंस बोला गया है। तो पूरा का पूरा उसमें एक चैप्टर ही बताया गया है कि वो महामारी क्यों होती, कैसे होती। तो आइए आज हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें जैसे एक सामान्य प्रश्न आता है कि हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति अलग है, उसका देश काल सब सारी चीज़ें अपनी, देश काल तो सेम ही है, प्रकृति अलग है, आपका खान पान, रहन सहन, इम्यूनिटी, व्याधि क्षमता, ये सारी चीज़ें अलग हैं। इतना सब कुछ होने के बाद ही हर व्यक्ति एक व्याधि से कैसे पीड़ित हो सकता है? क्योंकि कुछ लोगों को किसी भी चीज़ से बीमारी होती है, किसी चीज़ से नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक ही बीमारी हर व्यक्ति को कैसे हो रही है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण बहुत सिंपल है, आप समझने की कोशिश करिएगा। कारण इतना सिंपल है क्योंकि क्या है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी अलग हैं, उनका खान पान, रहन सहन, जीवन, कोई हायर उसमें क्लास में रहता है, कोई बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन करके रखता है, अनहाइजीन का है, कोई सिंपल है, कोई गरीब तबके में रहता है, वो चीज़ नहीं मेंटेन कर पाता है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति एक ही बीमारी से कैसे पीड़ित है? उसका कारण ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति के लिए समान है, हर व्यक्ति के लिए सेम है। क्या? वो जैसे पंच महाभूत आपके आ गए, जैसे वायु हर व्यक्ति के लिए सेम है, जल हर व्यक्ति के लिए सेम है, भूमि हर व्यक्ति के लिए सेम है, और उसके बाद फिर ऋतुएं, ये हर व्यक्ति के लिए सेम है। हर व्यक्ति को उसी के साथ रहना है, उसी के साथ जीवन यापन करना है। तो अगर इनमें कहीं विकृति आएगी तो आप जो भी लोग हैं, चाहे आपका खान पान, व्याधि समझ कैसा भी कुछ भी हो, आपको रोग से तो ग्रसित होना ही पड़ेगा। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। इसका कारण सबसे बड़ा महामारी का कारण क्या बताया गया है? महामारी का कारण ये बताया गया है कि वायु, जल, देश, काल, इनमें विकृति आने पे महामारियाँ होती हैं। यानी एयर पोल्यूशन हो गया आपकी, उसके बाद आपका वाटर पोल्यूशन हो गया, जो कि आप सबको पता है कि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें जिसके कारण इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो वो चीज़ तो चल ही नहीं है, सबको पता है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद आपका सॉइल पोल्यूशन होगी, मिट्टी प्रदूषण होगी। जब ये सब चीज़ें प्रदूषित हो जाएंगी तो आपकी काल प्रदूषित हो जाएगा, काल दूषित हो जाएगा। कैसे? काल यानी ऋतुचर्या, अर्थात जो ऋतुएँ हैं वो अपने आप में चेंज हो जाएंगी। मतलब गर्मी, जैसे इस समय गर्मी का मौसम है, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी, उसके कोई लक्षण नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे, या किसी और ऋतु के लक्षण मिलेंगे। जैसे इस समय आप देख लीजिए, बरसात चल रही है, आज की डेट पे मई का महीना है और बरसात हो रही है। मैं एमपी छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी जगह नहीं रहता ना, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आँख बंद करके बोल सकता हूँ। आप अपनी अपनी जगह को उठा करके देख लीजिए, आप चेक करके देख लीजिए, आप जहाँ पे भी रहते हो, 2 साल में उठा करके आप देख लीजिए कि 2 साल में, पिछले 2 साल में आपको मौसम सही मिला है क्या? नहीं मिलेगा। आपको ठंड में ठंड नहीं पड़ेगी, ठंड में गर्मी का अनुभव होगा, बरसात आएगी, बरसात के मौसम में बरसात नहीं होगी, वो ठंड और गर्मी में हो रही है। ये सारी चीज़ें, इतना जो चेंजेस है, वो सब केवल महामारी का यही कारण है। आगे बात करते हैं। आगे अगर महामारी जो है उसमें बताया गया है कि महामारी में ये जल, वायु, देश, काल, ये सब क्यों प्रदूषित हुए, उसका क्या कारण है? उसका भी एक कारण है, उसको भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। उसका कारण अधर्म है, साफ साफ बुक में लिखा है, मैं अपनी कोई भाषा नहीं बोल रहा हूँ। चरक संहिता में 3रे अध्याय में, विमान स्थान के 3रे अध्याय में साफ साफ वर्णित है। अधर्म उसका कारण है। अधर्म
इसका मतलब अधर्म या पूर्व जन्म में किए हुए कर्म। अब पूर्व जन्म में किए हुए कर्म आपके हो सकते हैं, किसी और के हो सकते हैं। पीढ़ी चेंज हो रही है, 100 साल पहले हम नहीं, कोई और थे, उसके 100 साल पहले कोई और थे। अगर उनने अपने जो जो काम ऐसे किए हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें पॉल्यूशन होती चली गई हैं और उसके कारण आज ये समय आ रहा है। ये दोनों ही चीज़ें प्रज्ञा अपराध से होती हैं। प्रज्ञा अपराध क्या होता है? प्रज्ञा अपराध ये है कि जो हम अगर कुछ चीज़ को जानते हैं कि हमको पता है कि इस चीज़ से हमको तकलीफ होगी और फिर भी हम जानबूझ के उसको करते हैं। अगर हमें पता है कि कोई चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको खाने से हमें नुकसान होगा, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ करते हैं, तो ये प्रज्ञा अपराध कहलाता है। तो इसी कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। तो अधर्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्म जो जानबूझकर के किए हुए, जिससे पता है, जैसे इस समय मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज़्यादा दोहन कर रहा है, उसको पता है उसके कारण नुकसान होगा, लेकिन फिर भी कर रहा है। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर विपदा, ये महामारी जो इतनी बड़ी है, पूरे विश्व में एक साथ आई है, तो इसका इलाज भी पूरे विश्व में बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए। आप हो सकता है आप इस कोरोना महामारी का इलाज ढूंढ लो या कर लो, आपकी महामारी चली जाए, लेकिन फिर कोई ना कोई दूसरी महामारी आएगी, क्योंकि आप उसके मेन कॉज तक पहुँच ही नहीं रहे हो, आप मेन कारण जान ही नहीं रहे हो। आप बस एक वायरस में लगे हुए, इसमें चीज़ में लगे हुए करिए, मैं उसमें मना नहीं कर रहा, लेकिन जो मेन कारण अपने आयुर्वेद में शास्त्रों में बताया गया उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये हर व्यक्ति मानेगा, मेरी बात जो सुनेगा वो हर व्यक्ति मानेगा कि कहना चाहिए मौसम विकृत हुआ है, बिल्कुल 100% हुआ है। सही समय पे सही ऋतुचर्या नहीं हो रही हैं और उसके कारण सब प्रॉब्लम आ रही है। उसमें एक चीज़ उदाहरण भी ऐसा बताया गया है, मैं साफ साफ बुक में लिखी हुई शास्त्रोक्त बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, साफ साफ क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा है कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर जनप्रतिनिधि जो हैं, जनप्रतिनिधि अगर वो धर्म के रास्ते को छोड़ देते हैं, वो लोभ मोह माया में हो जाते हैं और उसके कारण गलत कार्य करने लगते हैं, जिसका ऐसा करने से उसके अंडर में उनके जो नीचे प्रजा है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे जो भी हो, चाहे नौकरी वर्ग हो, वो सारे भी उस अधर्म को करने पे मजबूर होते हैं, उसको करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें करने से इतना ज़्यादा मतलब अधर्म हो जाता है, ताकि उसमें ये सब चीज़ें विकृति आ जाती हैं और नेचर की तरफ से भी उनको छोड़ दिया जाता है और कुल मिला के ये सब विकृति होती है, जलवायु देशकालीन की विकृति होती है और ये सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो एक सिंपल सा कारण बताया हुआ है इसका। तो अगर हमको ये महामारी को ठीक करना है, रोकना है, तो इसके लिए इतने बड़े पैमाने पर अपन को ध्यान देना पड़ेगा। हमको सबसे पहले वायु प्रदूषण, फिर वाटर प्रदूषण और उसके बाद सॉइल पोल्यूशन, इनको सबको देखना पड़ेगा। जब अपन इनको मेंटेन करेंगे तब ऋतुएं अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी, सही समय सही ऋतुचर्या होगी, तो तब जाकर के ये महामारी ठीक होगी या कोई और महामारी नहीं आएगी। इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, महामारी तो आ गई, महामारी के इलाज क्या है? इलाज बहुत सिंपल है, लेकिन शायद आयुर्वेद को इतना ज़्यादा दबा के रख दिया गया है कि कोई उसके बारे में जानता ही नहीं है, ना उसको करना चाहता है। उसमें साफ साफ बताया गया है कि इसका इलाज पंचकर्म से है। पंचकर्म, पंचकर्म क्या होता है, इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है, आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा, आप उसको पूरे अच्छे से देख सकते हैं। पंचकर्म से इसका इलाज होता है। पंचकर्म से क्या है, सिंपल भाषा में आपको जल्दी से बता देता हूँ। वमन इंड्यूस वॉमिटिंग करवाई जाती है, विरेचन इंड्यूस मोशन करवाए जाते हैं, बस्ती एनस के माध्यम से मेडिसिन दी जाती है, नस नेजल ड्रॉप वगैरह दिए जाते हैं, मेडिकेटेड रहते हैं आयुर्वेदिक, और शिराभेद रक्त मोक्षण, दूषित रक्त को निकाला जाता है। इनसे क्या होता है, इनसे आपके शरीर में अगर दोष हैं, दोष बढ़ गए हैं, तो उन दोष को पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है। उसको ऐसा कर देंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। लेकिन आप जरा सोचिए, इतने सारे लोग हैं, कितनों ने पंचकर्म करवाया? नहीं करवाया होगा आपने, मैक्सिमम लोगों ने तो नहीं करवाया होगा, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पंचकर्म के उसमें चिकित्सा में गए होंगे। कोई बात नहीं, अभी तक जो गलती कर दी कोई बात नहीं, लेकिन अभी अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पंचकर्म करवाइए। पंचकर्म स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, उनके पास जाइए। मैं यहाँ MP छिंदवाड़ा में हूँ, अगर यहाँ आपको पंचकर्म करवाना हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, वरना पंचकर्म तो आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होने वाला। उससे क्या होता है, उससे दोषों को बाहर निकाल दिया जाता है और तब बीमारी ठीक होती है। तो अगर
जैसे कफ की बीमारी है, कफ की बीमारी है तो कफ को हटाने के लिए अपन को वमन करवाना पड़ेगा, इंड्यूस वमन करवाना पड़ेगा, उससे दोष पहले ही बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर निकल जाएंगे तो रोग नहीं पैदा करेंगे। ऐसे ही ऋतु हैं। अब जैसे इसके बाद शरद ऋतु आएगी। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो पित्त को बढ़ने के पहले, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी बताया गया है, ये तो महामारी चल रही है ठीक है, इसमें तो करवाना ही करवाना है, लेकिन जब नहीं है महामारी तो भी आपको करना है। क्यों आप ऋतुचर्या का पालन करते हैं? अगर ठंड होती है तो आप गर्म कपड़े पहनते हैं ना। क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं कि आपको ठंड ना लग जाए, क्योंकि उसके ऋतु के हिसाब से अपन को उसका काम करना है। वैसे ही अपन को समझना है कि अगर पित्त बढ़ता है आपको, तो उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाना है? आपको पता ही नहीं है पित्त कब बढ़ता है। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, शायद एक वीडियो मैंने बनाया उसमें थोड़ा सा जानकारी है, मैं पूरा डिटेल वीडियो से बताऊंगा। ये सबको पता है, बादल होते हैं, बरसात होती है, अगर ऐसा मौसम होता है बरसात के मौसम में तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। कहीं पुरानी चोट लगी हो, कहीं किसी का ऑपरेशन हो तो उसमें पेन होता ही होता है, ये तो सबको पता है। कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, इसमें वात का संचय प्रकोप प्रसार बताया गया है। तो वर्षा ऋतु में तो वात का प्रकोप बताया गया है, आपको होना ही होना है। अगर आपको पता हो कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होना है, आप पहले ही जाकर के वात का चिकित्सा करवा लें, पंचकर्म द्वारा उसका ट्रीटमेंट ले लें, तो आपको ये पेन नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आयुर्वेद का इतना ज़्यादा प्रसार नहीं हुआ है, ना लोगों को जानकारी है, ना उसको इतना ज़्यादा दबा दिया गया है कि जो पेशेंट हैं वो परेशान होते हैं, और कुछ नहीं। तो मैं आपको अभी भी यही सलाह दूंगा कि पंचकर्म ज़्यादातर, एक सामान्य भाषा में बोलूँ, किसी को हर व्याधि के लिए अलग अलग तो बताया गया है, और उसके हिसाब से करना ही है अपन को ट्रीटमेंट, व्याधि के लिए ही मेन करना है। लेकिन ज़्यादातर पंचकर्म हेल्दी पर्सन या हेल्दी एज वालों के लिए बताया गया है। तो अगर आप 16, 18, 20 साल से 50, 55, 60 साल के बीच में हैं, तो इनको पंचकर्म करना ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फायदा है। इसके अलावा भी किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें पंचकर्म बताया गया है, पंचकर्म है, उसको किया जाता है, वो डॉक्टर देख के डिसाइड करेगा। लेकिन ये एक वर्ग है जो हेल्दी इसमें लाइफस्टाइल में आता है, इनको हर साल ऋतु के समय में पंचकर्म का उपयोग करना ही करना चाहिए। आप गाड़ी की सर्विसिंग क्यों करवाते हैं? क्यों? गाड़ी तो अच्छी चल रही, मत करवाइए सर्विसिंग। इसलिए करवाते हैं ना, गाड़ी अच्छी चल रही है, उसके बावजूद भी उसका कुछ कचरा वचरा जो हो वो सब साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। आप गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, शरीर का क्यों नहीं ध्यान रखते हैं? शरीर को भी ऐसी सर्विसिंग की जरूरत होती है। क्यों नहीं होती है? शरीर के अंदर क्या कचरा नहीं होता है? होता है, शरीर खुद अपने आप से बाहर निकालता है, चाहे जहाँ पे भी हो। नाक में कचरा चला जाए, छींक के द्वारा बाहर निकालता है, कुछ पेट में गड़बड़ हो जाए तो उसको मोशन के द्वारा, दस्त हो जाते हैं उसके द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करता है, निकालता है शरीर। शरीर तो अपना काम करते ही करता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर उसको स्वस्थ रखने के, दोषों को बाहर रखने के लिए पंचकर्म बताए गए हैं, और वो होता है फायदा, बिल्कुल होता है, तो वो क्यों नहीं करना? इसीलिए इसकी चिकित्सा पंचकर्म है। पंचकर्म को समझिए और उसकी चिकित्सा का लाभ जरूर लीजिए। चलिए आगे इसी तरह, अभी मैं मेडिसिन के बारे में अभी और बात करूंगा, मेडिसिन के बारे में नहीं इस वीडियो में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आयुर्वेद की मेडिसिन के बारे में बात करूँगा। उसमें भी मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के हिसाब से बात नहीं करूँगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको जो आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट बताया गया वो मैं ज़रूर आपको साझा करूँगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।